नमस्कार साथियों, भूगोल एनसीईआरटी कक्षा 9 में अध्याय 4 जलवायु चैप्टर में आपका स्वागत है। और यह जो कक्षा है, हमने पहले भी बात किया, पीआरटी में प्रश्न पूछे गए, 6 से 8 भूगोल में प्रश्न पूछे गए हैं, साथ में टीजीटी भूगोल में प्रश्न पूछे गए हैं। तो आप सभी के लिए जो है ये कक्षा बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। और इसके साथ में जो जीएस पार्ट 4, जीएस पार्ट सेकंड में जो है, जीएस पार्ट सेकंड में जो 40 प्रश्न आते हैं उनका भी स्रोत यही, जो 8 प्रश्न आते हैं आपकी ज्योग्राफी के, उनका भी स्रोत यही है। और इसके अलावा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आपके जो है लगभग सभी प्रश्न बन जाएंगे। यहाँ पे हम पहले जलवायु के अंतर्गत जो है मानसून को समझते हैं। तो मानसून शब्द की जो व्युत्पत्ति हुई है वो अरबी शब्द मौसम से हुई है। ध्यान रखिएगा कि मानसून शब्द कहाँ से उत्पन्न हुआ है, तो मौसम शब्द से। कौन सा शब्द है? अरबी शब्द है। फिर हम मानसून का अर्थ है एक वर्ष के दौरान वायु की दिशा में ऋतु के अनुसार परिवर्तन। तो मानसून का अर्थ होता है एक वर्ष के दौरान वायु की दिशा में ऋतु के अनुसार परिवर्तन। और इसको अगर इंग्लिश में बोले तो इसको हम बोलते हैं सीजनल रिवर्सल, सीजनल रिवर्सल इन द विंड डायरेक्शन ड्यूरिंग द ईयर, इन द विंड डायरेक्शन। तो आइए हम इस चीज़ को समझते हैं कि आखिर में मानसून के लिए ऐसा शब्द, ऐसा जो है यहाँ पे क्यों प्रयोग किया जाता है, क्योंकि आपको यहाँ पे इसको समझना ज़रूरी है। और यहाँ पे आपको जो है दिशाओं का भी ज्ञान जरूरी है। तो पहले मैं आपको दिशाओं का ज्ञान बता देता हूँ, उसके बाद फिर आपसे आगे बढ़ता हूँ। और आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि मैंने दिशाओं को यहाँ पे सूचित किया है। उत्तर नॉर्थ, साउथ, पूर्व और पश्चिम, इधर ईस्ट और वेस्ट हो गया। और इधर हम बात करें तो नॉर्थ ईस्ट हो गया, नॉर्थ और ईस्ट के बीच में, और साउथ और वेस्ट के बीच में साउथ वेस्ट, इसको जो है। और साथ में अगर हम बात की जाए तो जब भारत में मानसून आता है, अब यहाँ पे जो है इक्वेटर मान लीजिए, और नीचे जो है हिंद महासागर हो गया। और यहाँ से जो हवाएं आती हैं उनकी डायरेक्शन कुछ ऐसी रहती है। और ये जो है जब यहाँ पे भूमध्य रेखा को पार करती हैं तो कोरियोलिस बल का एक कॉन्सेप्ट जो अभी आगे आप समझेंगे। और कोरियोलिस बल के कारण जो ये हवाएं हैं, मानसून पवनें हैं, ये अपने दाएं की तरफ, यानी जब ये उत्तरी गोलार्ध में प्रवेश करती हैं, 0 डिग्री के उत्तर में उत्तरी गोलार्ध है, तो उत्तरी गोलार्ध प्रवेश करने के बाद इनका जो डायरेक्शन है वो अपने दाएं की तरफ मुड़ जाती हैं। तो इस प्रकार कुछ जो है यहाँ पे रहता है। और ये जो डायरेक्शन है, तो आप देख पा रहे हैं ये डायरेक्शन कैसा है। तो ये डायरेक्शन किससे मिलता जुलता है? तो इससे मिलता जुलता है। तो इसलिए हम जो इसको हम क्या बोलते हैं, जो मानसून आता है, मानसून पवनों को हम साउथ वेस्ट मानसून बोलते हैं। तो साउथ वेस्ट मानसून जो है इसलिए हम बोलते हैं। और इस प्रकार जो एक डायरेक्शन होता है ये रहता है। और जब दूसरी बार, जब ये तो हो गया आपका बारिश के समय में, जुलाई से जो है सितंबर के समय में, अक्टूबर के समय में। लेकिन जब अक्टूबर नवंबर में जो आप यहाँ पे कोरोमंडल तट पे जो बारिश होती है, जब लौटता हुआ मानसून जिसको हम बोलते हैं रिट्रीटिंग मानसून, तो उसकी डायरेक्शन जो रहती है वो कुछ ऐसे रहती है। और ये जो है कोरोमंडल तट पे बारिश करता है तो इसकी डायरेक्शन कुछ ऐसी रहती है। तो आपने यहाँ पे देखा ये, और ये आपका हो गया साउथ वेस्ट मानसून इसको बोलते हैं। और चूंकि इस जिधर से डायरेक्शन है साउथ वेस्ट की तरफ से आ रहा है तो इसको साउथ वेस्ट मानसून बोला गया। और नॉर्थ ईस्ट वाला जो है नॉर्थ ईस्ट की तरफ से आ रहा था, तो इसलिए इसको नॉर्थ ईस्ट मानसून बोला जाता है। और नॉर्थ ईस्ट मानसून को हम क्या बोलते हैं? तो लौटता हुआ मानसून, रिट्रीटिंग मानसून भी बोलते हैं। अब यहाँ पे आपने देखा कि जो विंड, जो पवनों की जो दिशा थी, पहले जो है आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे साउथ वेस्ट थी, और साउथ वेस्ट फिर आगे आगे जाते 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 फिर इसकी दिशा यहाँ पे क्या हुई, बदल गई है। तो यहाँ पे देख पा रहे सीजनल रिवर्सल हो गया है, जस्ट अपोजिट हो गया है, जस्ट उल्टा हो गया है। तो इसी को हम बोलते हैं सीजनल रिवर्सल ऑफ विंड। और मानसून का अर्थ यही है कि एक वर्ष के दौरान वायु की दिशा में ऋतु के अनुसार परिवर्तन होना। तो ऋतु जैसे बदलती है वैसे ही वायु की दिशा में जो है, अभी इधर जा रही थी साउथ वेस्ट मानसून, फिर अब उधर से नॉर्थ ईस्ट मानसून बन के वापस आ रही है। तो इस प्रकार से पूरा ये एक सीजनल रिवर्सल हो जाना, पूरी तरीके से जो विंड की या पवन की दिशा पूरी तरीके से बदल जाती है। तो आप समझ गए होंगे। और बात करें तो भारत की जो जलवायु है उसको हम मानसूनी जलवायु कहते हैं। और एशिया में इस प्रकार की जलवायु मुख्यतः दक्षिण तथा दक्षिण पूर्व में पाई जाती है। और अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ पे प्रादेशिक भिन्नताएं भी पाई जाती हैं। और अगर हम बात करें गर्मियों में, राजस्थान के मरुस्थल के कुछ स्थानों पर तापमान 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुँच जाता है। और प्रश्न पूछा गया था कि सबसे ज़्यादा शुष्क स्थान कौन सा है भारत का? तो आंसर था जैसलमेर। हमने प्रश्न कराया था, आपको याद होगा, भूगोल 40 प्रश्नों में। और फिर है जम्मू कश्मीर के पहलगाम में तापमान लगभग 20% रहता है। सर्दी की रात में जम्मू कश्मीर में द्रास का तापमान -45 तक हो सकता है, जबकि तिरुवनंतपुरम में तापमान 22 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पे आपको वेरिएशन बताया गया है, बाकी उतना कुछ महत्वपूर्ण नहीं है। और यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि कुछ क्षेत्रों में रात और दिन के तापमान में बहुत अधिक अंतर होता है। थार के मरुस्थल में दिन का तापमान 50 डिग्री तक हो सकता है और रात का तापमान 15 तक, यानी जो तापांतर है, यानी दिन और रात में जो तापमान का अंतर हो सबसे ज़्यादा है यहाँ पे लगभग 35 का।
तो ये ध्यान रखिएगा कहाँ पे, तो थार के मरुस्थल में। और फिर अगर बात करें तो केरल या अंडमान निकोबार में, केरल या अंडमान निकोबार में दिन और रात का तापमान लगभग समान ही रहता है, क्योंकि यहाँ जो है समुद्र के कारण जो है इस पर कुछ खास असर नहीं होता है। और जैसे आप मुंबई के बारे में सुने होंगे कि वहाँ पे जो मौसम लगभग एक समान रहता है, तो यही वजह है। फिर है कि अब वर्षण के बारे में देख लेते हैं। तो वर्षण जो है बारिश होती है, तो बारिश के हिसाब से भी जो है वितरण में भी भिन्नता पाई जाती है। हिमालय में वर्षण अधिकतर हिम के रूप में होता है, यानी हिमालय में जो बारिश होती है वो हिम के रूप में होता है, स्नोफॉल होता है, आपने सुना भी होगा। और शेष भाग में किस रूप में होता है भारत के, तो वर्षा के रूप में होता है। और अगर वार्षिक वर्षण हम देखें तो वार्षिक वर्षण यानी जो एनुअल रेन होता है, बारिश होता है, उसमें भिन्नता पाई जाती है। मेघालय में 400 सेंटीमीटर तक पाई जाती है बारिश, तो लद्दाख में जो है और पश्चिमी लद्दाख तथा पश्चिमी राजस्थान में 10 सेंटीमीटर से भी कम होती है। तो पश्चिमी राजस्थान जिसको जैसलमेर बोला जाता है, और जैसलमेर आता है मुख्यतः, जिससे प्रश्न भी पूछा गया था। और देश के अधिकतर भागों में जून से सितंबर तक वर्षा होती है, लेकिन कुछ क्षेत्रों जैसे तमिलनाडु तट पर अधिकतर वर्षा अक्टूबर और नवंबर में भी होती है। तो यहाँ पे आप ध्यान रखिए, जो प्रश्न पूछा जा सकता है कि तमिलनाडु तट पर अधिकतर वर्षा अक्टूबर और नवंबर पे होती है, तो ये किसके वजह से होती है, तो नॉर्थ ईस्ट मानसून की वजह से, जिसको हम लौटता हुआ मानसून या रिट्रीटिंग मानसून कहते हैं, उत्तर पूर्व मानसून बोलते हैं। और ये अक्टूबर नवंबर में जो है कोरोमंडल तट भी प्रश्न में आ सकता है, तो कोरोमंडल तट या तमिलनाडु दोनों सही हो जाएगा। और तमिलनाडु तट पर अधिकतर बारिश होती है यहाँ पे। फिर सामान्य रूप से तटीय क्षेत्रों में तापमान में अंतर कम होता है, और देश के आंतरिक भागों में मौसमी या ऋतुनिष्ठ अंतर अधिक होता है। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे उतना ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। जलवायु नियंत्रण देख लेते हैं, क्लाइमेटिक कंट्रोल से देख लेते हैं कि जो है क्लाइमेट का कंट्रोल जो है किस पर डिपेंड करता है। तो किसी भी क्षेत्र की जलवायु को नियंत्रित करने वाले 6 कारक हैं, आपको पता होने चाहिए। अक्षांश, तुंगता ऊंचाई को बोलते हैं। वायुदाब यानी विंड प्रेशर और पवन तंत्र, ये बहुत महत्वपूर्ण है। समुद्र से दूरी, महासागरीय धाराएं, उच्चावच लक्षण। तो ये आप 6 ध्यान रखिएगा कि जो किसी भी क्षेत्र की जलवायु को नियंत्रित करने वाले 6 कारक कौन कौन से हैं। तो फिर से मैं रिपीट कर दे रहा हूँ, अक्षांश, लैटिट्यूड, तुंगता ऊंचाई, एल्टीट्यूड बोलते हैं इसको, वायुदाब एवं पवन तंत्र, विंड प्रेशर एंड विंड सिस्टम हो गया आपका यहाँ पे। फिर समुद्र से दूरी, डिस्टेंस फ्रॉम सी, और महासागरीय धाराएं, ओशियनिक करंट्स, और उच्चावच लक्षण। फिर आगे बढ़ते हैं, पृथ्वी की गोलाई के कारण इसे प्राप्त सौर ऊर्जा की मात्रा अक्षांशों के अनुसार अलग अलग होती है। तो हमने अक्षांशों के बारे में जो है पहली कक्षा में देखा था। तो पृथ्वी की गोलाई के कारण जो सौर ऊर्जा प्राप्त होती है अक्षांशों के अनुसार अलग अलग होती है, कहीं पे ज़्यादा प्राप्त होती है, कहीं पे कम प्राप्त होती है। और यहाँ पे अगर हम देखें महासागरीय धाराओं के बारे में देख लेते हैं, ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और महासागरीय धाराएं जो है क्या होती हैं, तो समुद्र से तट की ओर चलने वाली हवाओं के साथ तटीय क्षेत्रों की जलवायु को प्रभावित करती हैं। तो महासागरीय धाराएं जो होती हैं वो समुद्र से तट की ओर चलने वाली हवाओं के साथ तटीय क्षेत्रों की जलवायु को प्रभावित करती है, महत्वपूर्ण है। और महासागरीय धाराओं के बारे में जो है हम वर्ल्ड जियोग्राफी में देखते हैं, ज़्यादातर वर्ल्ड जियोग्राफी में देखते हैं। और आगे इससे रिलेटेड जो भी आएंगे उसको हम करा देंगे। आगे बढ़ते हैं। फिर है, और जो जलधाराएँ होती हैं, गर्म या ठंडी जलधाराएँ होती हैं, जिसके बारे में आपको छोटी सी क्लास जो है दे दिया जाएगा, जिससे कि अगर बीपीएससी टीआरई में प्रश्न आता है, चूँकि एक प्रश्न आ चुका है, तो एक छोटा सा जो है 10 मिनट का वीडियो आपको दे दिया जाएगा, जो गर्म और ठंडी जलधाराएँ आपको बता दी जाएंगी उसमें। फिर यहाँ पे जो है बहुत महत्वपूर्ण तथ्य है, सब लोग ध्यान दीजिए। विश्व के अधिकतर मरुस्थल, प्रश्न बार बार पूछा गया परीक्षा में कि विश्व के अधिकतर मरुस्थल उपोष्ण कटिबंधीय भागों में स्थित महाद्वीपों के पश्चिमी किनारे पर क्यों स्थित हैं। तो ये आप ध्यान रखिएगा कि विश्व के अधिकतर मरुस्थल जो कहाँ पे स्थित है, तो उपोष्ण कटिबंधीय भागों के स्थित महाद्वीपों के पश्चिमी किनारों पर। और इसका उदाहरण हम देख लेते हैं, तो उत्तरी अमेरिका में जो है मोजावे और सोनोरान मरुस्थल, ये दोनों मरुस्थल जो है पश्चिमी किनारे पर स्थित हैं। अगर हम दक्षिण अमेरिका की बात करें, तो दक्षिण अमेरिका में हमने अटाकामा मरुस्थल पढ़ा था वर्ल्ड जियोग्राफी की क्लास में। तो अटाकामा मरुस्थल जो है ये भी पश्चिमी किनारे पर स्थित है। फिर बात करते हैं तो नूबियन मरुस्थल की, तो नूबियन डिजर्ट और नूबियन मरुस्थल भी जो है ये आपका पश्चिमी तट पर स्थित है। और उसके साथ में जो सहारा मरुस्थल भी आपका पश्चिमी तट पर स्थित है, पश्चिमी साइड पे या पश्चिमी किनारे पर स्थित है। फिर भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक, तो यहाँ पे अक्षांशों के बारे में बताया गया है, तो अक्षांशों को समझ लेते हैं। कर्क वृत्त देश के मध्य भाग पश्चिम में कक्ष किरण से लेकर पूर्व में मिजोरम से होकर गुजरती है। और कर्क वृत्त या कर्क रेखा, जिसको हम 23.5 डिग्री
उत्तरी अक्षांश बोलते हैं। और कर्क रेखा के बारे में हमने बात किया था कि किन किन राज्यों से भारत के गुजरती है। तो अगर हम शुरू से देखें तो गुजरात, फिर राजस्थान, और राजस्थान के बाद जो है मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ये हमने देखा था, पहले भी 8 राज्यों से गुजरती है भारत के। फिर आगे बढ़ते हैं, ऊंचाई के हिसाब से देखें तो भारत के उत्तर में हिमालय पर्वत है और इसकी औसत ऊंचाई लगभग 6000 मीटर। ये भी हमने देखा था पीछे की क्लास में। और भारत का जो तटीय क्षेत्र है वह भी विशाल है, जिसकी अधिकतम ऊंचाई लगभग 30 मीटर है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि जो तटीय क्षेत्र है उसकी जो अधिकतम ऊंचाई है वो 30 मीटर है। फिर है हिमालय क्या करते हैं, तो हिमालय जो है मध्य एशिया से आने वाली ठंडी हवाओं को भारतीय उपमहाद्वीप में प्रवेश करने से रोकते हैं। अगर हिमालय नहीं होते तो भारत जो है एक शीत मरुस्थल का देश होता। तो भारत जो है कोल्ड डिजर्ट बन गया होता अगर हिमालय नहीं होते। तो मध्य एशिया से जो ठंडी हवाएं आती हैं उनको कौन रोकता। तो इसलिए जो है हम लोग काफ़ी लकी हैं कि हिमालय हमारे लिए खड़ा हुआ है काफ़ी हज़ारों लाखों सालों से। तो हिमालय मध्य एशिया से आने वाली ठंडी हवाओं को भारतीय उपमहाद्वीप में प्रवेश करने से रोकता है। इन्हीं पर्वतों के कारण इस क्षेत्र में मध्य एशिया की तुलना में ठंड कम पड़ती है। तो इसलिए जो है एक जो मध्य एशिया में जो ठंड पड़ती है वो यहाँ पे नहीं पड़ती है। वायुदाब और पवन बहुत महत्वपूर्ण है। बात करें तो भारत में जलवायु तथा संबंधित मौसमी अवस्थाएं निम्नलिखित वायुमंडलीय अवस्थाओं से संचालित होती हैं। वायुदाब एवं धरातलीय पवनें, ऊपरी वायु परिसंचरण, पश्चिमी चक्रवाती विक्षोभ एवं उष्णकटिबंधीय चक्रवात। तो ये आपको ध्यान रखना है कि वायुदाब एवं पवन के अंतर्गत वायुदाब एवं धरातलीय पवनें, ऊपरी वायु परिसंचरण, पश्चिमी चक्रवाती विक्षोभ एवं उष्ण कटिबंधीय चक्रवात, ये 4 चीज़ें हमको पढ़नी है इसमें। आइए एक एक करके सबको देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पे जो है बहुत महत्वपूर्ण तथ्य दिया गया है, भारत उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनों, जिनको ट्रेड विंड्स बोलते हैं, वाले क्षेत्र में स्थित है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि भारत जो है उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनों के क्षेत्र में स्थित है। और ये पवनें कहाँ से उत्पन्न होती हैं, तो उत्तरी गोलार्ध के उपोष्ण कटिबंधीय उच्च दाब पट्टियों से उत्पन्न होती हैं। और हमेशा ध्यान रखिए जो पवनें होती हैं, और यहाँ पे उच्च दाब पट्टी बोला जा रहा है, तो हाई प्रेशर, और हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ आती हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है, जो पवनें होती हैं या कोई भी संचरण होता है तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर ही होता है। चाहे वो जो है अगर हम बात करें महासागरीय धाराओं का तो भी वहाँ पे भी यही कॉन्सेप्ट लागू होता है। तो आगे बढ़ते हैं, तो भारत उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनों वाले क्षेत्र में स्थित है। यहाँ पवनें उत्तरी गोलार्ध के उपोष्ण कटिबंधीय उच्च दाब पट्टियों से उत्पन्न होती हैं। ये दक्षिण की ओर बहती हैं और कोरियोलिस बल के कारण दाहिनी ओर विक्षेपित होकर विषुवतीय निम्न दाब वाले क्षेत्रों की ओर आगे बढ़ती हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि दक्षिण की ओर बहते हुए कोरियोलिस बल के कारण जो दाहिनी ओर विक्षेपित हो जाती हैं और विषुवतीय निम्न दाब वाले क्षेत्रों की तरफ बढ़ती हैं। सामान्यतः इन पवनों में नमी की मात्रा बहुत कम होती है क्योंकि स्थलीय भागों पर उत्पन्न होती हैं, और इसलिए इन पवनों के द्वारा वर्षा कम या नहीं होती है। तो आप ध्यान रखिएगा कि जो ट्रेड विंड्स हैं, भारत उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनों के क्षेत्र में स्थित है, तो ये जो है वर्षा नहीं करा सकती हैं क्योंकि ये स्थलीय भागों से उत्पन्न होती हैं। तो इनका जो है वर्षा में उतना ज़्यादा रोल नहीं होता है। इस प्रकार भारत को शुष्क क्षेत्र होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये नहीं कराती है, लेकिन मानसून पवनें कराती है, जिनको हम साउथ वेस्ट मानसून बोलते हैं। तो साउथ वेस्ट मानसून पवनें जो है भारत में वर्षा कराती हैं। फिर आगे बढ़ते हैं, कोरियोलिस बल के बारे में आपसे प्रश्न पूछा गया था। कोरियोलिस बल क्या है? तो पृथ्वी के घूर्णन के कारण उत्पन्न आभासी बल को कोरियोलिस बल कहते हैं। इस बल के कारण पवनें उत्तरी गोलार्ध में दाहिनी ओर तथा दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर विक्षेपित हो जाती हैं। इसे फेरल का नियम भी कहते हैं। फेरल एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने इस चीज़ का खोज किया था। और आप यहाँ पे जो है सिंपल सा समझ लीजिए कि ये जो है आपका इक्वेटर हो गया, भूमध्य रेखा हो गया 0 डिग्री, और यहाँ पे जो है मानसून पवनें हैं, और यहाँ पे ये इंडिया हो गया, ये आ रही हैं। और फिर इनका जो है जब उत्तरी गोलार्ध में प्रवेश कर रही होंगी तो इनका जो कोरियोलिस बल की वजह से इनका जो डायरेक्शन वो अपनी दाहिने तरफ हो जाएगा। तो कुछ ऐसा इनका डायरेक्शन हो जाएगा। तो यही बताया जा रहा है। आप एक याद रख लीजिए कि उत्तरी गोलार्ध में दाएं तरफ बस, और दूसरा उल्टा हो जाएगा उसका। इसे फेरल का नियम भी कहते हैं। तो आपको ये समझ में आ गया होगा ये जब मानसून पवनें भारत पे आती हैं। फिर है भारत की वायु दाब एवं पवन तंत्र अद्वितीय है, यानी यूनिक है। शीत ऋतु में बहुत इंपॉर्टेंट है। शीत ऋतु में हिमालय के उत्तर में उच्च दाब होता है और इस क्षेत्र की ठंडी शुष्क हवाएं दक्षिण में निम्न दाब वाले महासागरीय क्षेत्र के ऊपर बहती हैं। ग्रीष्म ऋतु में आंतरिक एशिया एवं उत्तर पूर्वी भारत के ऊपर निम्न दाब का क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। इसके कारण गर्मी के दिनों में वायु की दिशा पूरी तरीके से परिवर्तित हो जाती है। वायु दक्षिण में स्थित हिंद महासागर के उच्च दाब वाले क्षेत्र में दक्षिण पूर्वी दिशा में बहते हुए विषुवत वृत्त को प्राप्त करते हुए और मुड़ते हुए भारतीय महाद्वीप में
पर स्थित निम्न दाब की ओर बहने लगती है। इन्हें दक्षिण पश्चिम मानसून पवनों के नाम से जाना जाता है। तो अभी हमने इसको फिगर के माध्यम से देखा था कि वायु दक्षिण में स्थित हिंद महासागर के उच्च दाब, यानी जो ये आपका हिंद महासागर हो गया, और हिंद महासागर में जो है उस समय मानसून के समय जो है हाई प्रेशर होता है, और भारत जो है, जो भारत होता है वो लो प्रेशर क्षेत्र बना होता है उस समय, और इस वजह से हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जो है, और फिर उत्तरी गोलार्ध में आते ही अपने दक्षिण की तरफ मुड़ती हैं, दाएं तरफ मुड़ जाती हैं पवनें, और यहाँ हाई प्रेशर, यहाँ लो प्रेशर, इस वजह से जो लो प्रेशर ही हाई प्रेशर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, और हमेशा जो हमने आपको बताया कि जो पवनें बहती हैं वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ, उच्च दाब से निम्न दाब की तरफ। तो वायु जो है दक्षिण में, यानी दक्षिणी स्थान हो गया आपका हिंद महासागर का क्षेत्र, और ये जो है क्या होती है, हिंद महासागर के उच्च दाब क्षेत्र से निकल के जो है दक्षिण पूर्व दिशा में बहते हुए विषुवत रेखा को पार करती हैं, और दाहिनी ओर मुड़ते हुए भारतीय उपमहाद्वीप में आ जाती है, जैसा कि हम फिगर में देख रहे हैं। और ये फिर निम्न दाब की ओर बहने लगती हैं, और इन्हें जो है दक्षिण पश्चिम मानसून पवनों के नाम से जाना जाता है। तो आपको समझ में आ गया होगा। फिर ये पवनें कोस्ट महासागरों के ऊपर बहती हैं। ये पवनें कोस्ट महासागरों के ऊपर से बहती हैं, नमी ग्रहण करती तथा भारत की मुख्य भूमि पर वर्षा करती हैं। तो ध्यान रखिए कि अभी हमने देखा था कि जो व्यापारिक पवनें हैं, व्यापारिक पवनें स्थल से उत्पन्न होती हैं, और इनको जो नमी नहीं होती है, तो नमी नहीं होने की वजह से बारिश नहीं करा सकती। लेकिन दक्षिण पश्चिम मानसून पवनें अच्छी खासी मात्रा में जो है नमी लेके आती है, चूँकि समुद्र के ऊपर से बहते हुए आती हैं, तो इनके अंदर काफ़ी ज़्यादा नमी होती है, और इस प्रकार उस नमी का इस्तेमाल जो है भारत की मुख्य भूमि पर वर्षा के रूप में हो जाता है। फिर आगे बढ़ते हैं, ऋतुओं के बारे में देखते हैं। और ऋतुओं के बारे में आप सभी जानते हैं कि भारत में जो है मुख्यतः 4 ऋतुओं को देखा जाता है: शीत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, और मानसून, और साथ में वापसी का काल। तो शीत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, मानसून के आने का काल और वापसी का काल। तो मानसून आता है कब? तो जून से सितंबर में, और वापसी कब होती है? तो अक्टूबर नवंबर में। फिर शीत ऋतु के बारे में हम देखते हैं। और अगर हम शीत ऋतु की बात करें तो भारत में जो है क्या केस रहता है कि देश में जो है उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनें प्रवाहित होती हैं, उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनें एक्टिव होती हैं, और ये स्थल से समुद्र की ओर बहती हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि स्थल से समुद्र की ओर बहती हैं, और इसलिए देश के अधिकतर भाग में शुष्क मौसम होता है। इन पवनों के कारण कुछ मात्रा में वर्षा तमिलनाडु के तट पर होती है, जो हमने देखा था कोरोमंडल तट पर, क्योंकि यहाँ ये पवनें समुद्र से स्थल की ओर बहती हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि जो उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनें हैं ये स्थल से समुद्र की ओर बहती हैं, और इनसे जो बारिश होती है ये कुछ मात्रा में तमिलनाडु के तट पर होती है, क्योंकि यहाँ ये पवनें जो है समुद्र से स्थल की ओर बह रही होती हैं। और समुद्र से स्थल से बहने का मतलब है कि समुद्र से नमी प्राप्त कर लेती हैं, और इस कारण जो है ये तमिलनाडु में वर्षा कर देती हैं। आगे बढ़ते हैं। फिर बहुत महत्वपूर्ण है, परीक्षा में बार बार पूछा जाता है, शीत ऋतु में उत्तरी मैदानों में पश्चिम एवं उत्तर पश्चिम भारत में अगर बात की जाए तो जो है उत्तर पश्चिम भारत में, तो नॉर्थ वेस्ट इंडिया में जो है सर्दियों में देख लेते हैं शीत ऋतु में क्या होता है। तो शीत ऋतु में उत्तरी मैदानों में पश्चिम एवं उत्तर पश्चिम से जो है चक्रवाती विक्षोभ का अंतर्वाह विशेष लक्षण है। यह कम दाब वाली प्रणाली भूमध्य सागर एवं पश्चिमी एशिया के ऊपर उत्पन्न होती है। तो प्रश्न पूछा गया है कि जो पश्चिमी विक्षोभ होता है इसको क्या बोला जाता है? तो पश्चिमी विक्षोभ बोला जाता है, पश्चिमी विक्षोभ। तो पश्चिमी विक्षोभ जो होता है वो शीत ऋतु में उत्तरी मैदानों में पश्चिम एवं उत्तर पश्चिम से चक्रवाती विक्षोभ का अंतर्वाह करता है, और यह जो है कम दाब वाली प्रणाली भूमध्य सागर एवं पश्चिमी एशिया के ऊपर उत्पन्न होती है। और इसका उत्पत्ति स्थल कहाँ है? पश्चिमी विक्षोभ कहाँ से उत्पन्न होती है? तो भूमध्य सागर आंसर में रहेगा ऑप्शन में। तो आप जो है भूमध्य सागर इसका आंसर समझिए, और साथ में जो है पश्चिम एशिया का क्षेत्र रहता है। और अगर हम इसकी बात करें तो पश्चिमी विक्षोभ के कारण भारत में बारिश कब होती है? तो शीत ऋतु में होती है। और शीत ऋतु में जो है कहाँ पे बारिश होती है? तो उत्तर पश्चिम भारत में, नॉर्थ वेस्ट इंडिया में बारिश होती है सर्दियों में। और चूँकि जो ये जो है कम दाब वाले क्षेत्र रहता है, लो प्रेशर क्षेत्र रहता है, और भारत में सर्दियों में जो है आप समझ रहे हैं ठंडियों में क्या होता है? हाई प्रेशर होता है। गर्मियों में लो प्रेशर होता है, ठंडियों में हाई प्रेशर होता है। तो इस प्रकार लो प्रेशर से हाई प्रेशर की तरफ जो है पश्चिमी विक्षोभ पश्चिम से जो है भारत की तरफ बहती हैं। और अगर हम बात करें पश्चिमी पवनों के साथ में भारत में प्रवेश करती हैं पश्चिमी विक्षोभ, और इनके कारण जो शीतकाल में मैदानों में वर्षा होती है और पर्वतों पर हिमपात होता है। तो आप सिंपल सा समझिए कि ये जो है पश्चिमी विक्षोभ हो गया, और यहाँ पे जो है भारत यहाँ पे हो गया, और यहाँ पे जो हिमालय है
तो जो हिमालय के कारण जो है एक इसका जो ब्रांच है एक इधर चला जाता है और एक ब्रांच इसका इधर आ जाता है। तो 2 ब्रांच होते हैं, इसके 2 शाखाएं हो जाती हैं। एक शाखा जो है हिमालय के उत्तरी भाग में चला जाता है और वहाँ पे जो है ये हिमपात कराता है, क्योंकि वहाँ पे जो है काफ़ी ऊंचाई पे है और इसलिए वहाँ पे हिमपात हो सकता है, क्योंकि वहाँ पे मौसम बहुत ठंडा है। और ये जो है आपका उत्तरी मैदान में आ जाता है, भारत के उत्तर पश्चिमी मैदान में आ जाता है और यहाँ पे जो है बारिश हो जाती है। तो जो है भारत उत्तरी हिमालय में हिमपात कराता है एक शाखा, और दूसरी शाखा जो है उत्तर पश्चिम भारत में जो बारिश कराता है या उत्तर मैदान में बारिश कराता है। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखी गई है कि शीतकाल में मैदानों में वर्षा होती है, पर्वतों पर हिमपात होता है, जिसकी उस समय बहुत अधिक आवश्यकता होती है। यदि शीतकाल में वर्षा यद्यपि शीतकाल में वर्षा जिसे स्थानीय तौर पर महावट कहा जाता है की जाती है, तो जो कुल मात्रा कम होती है, लेकिन ये रबी फसलों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। तो ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि जो स्थानीय शीतकाल में जो वर्षा होती है उसको स्थानीय तौर पर महावट कहा जाता है। ये ध्यान रहना चाहिए आपको। और ये रबी फसलों के लिए उत्पादन के लिए महत्वपूर्ण है। और रबी फसलों को हम जानते हैं कि रबी फसलों का जो उत्पादन होता कब होता है, तो सर्दियों में होता है, अक्टूबर नवंबर में इसको बोया जाता है। और अगर हम खरीफ फसलों की बात करें तो जो है बारिश के आगमन के साथ में उनको बोया जाता है। और फिर आते हैं ग्रीष्म ऋतु के अंतर्गत, तो जो मुख्य यहाँ पे पॉइंट्स आपको बता देते हैं। और यहाँ पे दिया गया कि लू जो है ग्रीष्म काल का एक प्रभावी लक्षण है। ये धूल भरी गर्म एवं शुष्क पवनें होती हैं। तो लू क्या होती हैं, ये ग्रीष्म काल में गर्मियों में देखने को मिलता है। ये धूल भरी गर्म एवं शुष्क पवनें होती हैं, इसलिए जो है इन काफ़ी ज़्यादा घातक भी होती हैं, जो दिन के समय भारत के उत्तर एवं उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों में चलती हैं। तो प्रश्न पूछा गया है कि ग्रीष्म काल में भारत के उत्तर एवं उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों में जो है क्या सक्रिय रहता है, तो लू क्या है ग्रीष्म काल में। और ये धूल भरी गर्म एवं शुष्क पवनें होती हैं, ये आपको ध्यान रखना है। और इसका प्रभाव जो है घातक भी हो जाता है कभी कभी। और उत्तरी भारत में मई महीने में सामान्यतः धूल भरी आंधियाँ आती हैं। ये आंधियाँ अस्थायी रूप से आराम पहुंचाती हैं, क्योंकि ये तापमान को कम कर देती हैं तथा अपने साथ ठंडे समीर एवं हल्की वर्षा लाती हैं। इस मौसम में कभी कभी तीव्र हवाओं के साथ गरज एवं मूसलाधार वर्षा भी होती है, और इसके साथ प्रायः हिमवृष्टि भी होती है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, फिर से मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ। ये प्रश्न पूछा गया है कि उत्तरी भारत में जो मई महीने के दौरान, यानी जो मानसून से पहले, तो मानसून से पहले क्या होता है कि धूल भरी आंधियाँ चलती हैं, और ये आंधियाँ अस्थायी रूप से आराम पहुंचाती है। कारण क्या रहता है कि तापमान कम हो जाता है। किस लिए कम हो जाता है, क्योंकि ये बारिश आ जाती है। और बारिश जब भी होती है तो बारिश होने के बाद मौसम ठंडा हो जाता है, और इस मौसम में कभी कभी तीव्र हवाओं के साथ गरज वाली मूसलाधार बारिश भी होती है। तो मई में कभी कभी होता भी है, और इसके साथ प्रायः हिमवृष्टि भी होती है, ओले वगैरह गिरना। और बैसाख के महीने में होने के कारण पश्चिम बंगाल में इसे काल बैसाखी कहा जाता है। तो आप ध्यान रखिएगा कि मानसून से पहले जो भारी बारिश होती है पश्चिम बंगाल में, उसको हम काल बैसाखी कहते हैं। और ग्रीष्म ऋतु के अंत में कर्नाटक एवं केरल में प्रायः जो अगर देखा गया है कि पूर्व मानसून वर्षा होती है। तो मानसून से जस्ट पहले जो बारिश होती है कर्नाटक और केरल में, इसको हम आम्र वर्षा भी कहते हैं, मैंगो शावर कहते हैं इंग्लिश में, मैंगो शावर। ये पूछा गया है प्रश्न, तो आप जो है ये ध्यान रखिएगा। काल बैसाखी जो है कहा जाता है पश्चिम बंगाल में, और जो है मैंगो शावर कहा जाता है, आम्र वर्षा कहा जाता है कर्नाटक और केरल में। ये पूर्व मानसून वर्षा होती है, और यानी मानसून से पहले वर्षा होती है मई महीने में, और आम इससे जो है जल्दी पक जाते हैं, इस वजह से इनको आम्र वर्षा कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं, वर्षा ऋतु या मानसून का आगमन। तो यहाँ पे आपको बताया गया है वर्षा ऋतु और मानसून के आगमन के बारे में। जून के प्रारंभ में उत्तरी मैदानों में निम्न दाब की अवस्था तीव्र हो जाती है, और ये जो है दक्षिणी गोलार्ध की व्यापारिक पवनों को आकर्षित करती हैं। और दक्षिण पूर्व व्यापारिक पवनें दक्षिणी समुद्रों के उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में उत्पन्न होती हैं। चूँकि ये पवनें गर्म महासागरों के ऊपर से होकर गुजरती हैं, इसलिए अपने साथ इस महाद्वीप से बहुत अधिक मात्रा में नमी लाती हैं। ये पवनें तीव्र होती हैं तथा 30 किलोमीटर प्रति घंटे के औसत वेग से चलती हैं। सुदूर उत्तर पूर्वी भाग को छोड़कर यह मानसून पवनें देश के शेष भाग में लगभग 1 महीने में पहुँच जाती हैं। तो 1 जून को जो है स्टार्ट होती हैं, और 1 जुलाई तक जो है ये पूरे भारत में फैल जाती हैं, जो मानसून पवनें हैं, ये बताया गया है। और हमने इनका डायरेक्शन वगैरह पहले ही देख लिया है। और ये आपको ध्यान रखना है, जो महत्वपूर्ण है यहाँ पे, कि दक्षिण पश्चिम मानसून का भारत में जो अंतर्वाह होता है मौसम को पूरी तरीके से बदल देता है। मौसम के प्रारंभ में पश्चिमी घाट के पवनमुखी भागों में, यानी जो पवनमुखी भाग है उसमें भारी वर्षा होती है, लगभग 250 सेंटीमीटर से अधिक होती है। और दक्कन का पठार और मध्य प्रदेश के कुछ भाग में भी वर्षा होती है। यद्यपि ये क्षेत्र वृष्टि छाया क्षेत्र में आते हैं। वृष्टि छाया क्षेत्र होता है पर्वत का दूसरा भाग जिधर बारिश नहीं होती है, और जो पर्वत का वह भाग जो व्यापारिक जो मानसून पवनों की तरफ होता है उसको हम पवनमुखी भाग बोलते हैं, जहाँ भारी बारिश होती है। और दूसरा जो भाग होता है जिधर वहाँ पे जो है उसको हम वृष्टि छाया क्षेत्र बोलते हैं।
और यहाँ पे अगर बात किया जाए, जो प्रश्न पूछा गया था आपसे कि जो अधिकतर वर्षा देश के उत्तर पूर्वी भागों में होती है, खासी पहाड़ी के दक्षिणी श्रृंखलाओं में स्थित मासिनराम विश्व में सबसे अधिक औसत वर्षा प्राप्त करता है। तो आपसे पूछा गया था मासिनराम कहाँ पे स्थित है, जहाँ पे सबसे ज़्यादा बारिश होती है, तो आंसर था मेघालय। फिर गंगा की घाटी में पूर्व से पश्चिम की ओर वर्षा की मात्रा घटती जाती है। ये आपका जो है भारत हो गया, प्रायद्वीपीय भारत, और इधर से जो है जो दो ब्रांचेस होती हैं, दो शाखाएं होती हैं मानसून पवनों की, तो एक जो इधर से आ रही हैं, तो ये क्या है, इधर आपका पूर्व है, इधर आपका पश्चिम है, तो पूर्व से पश्चिम की ओर जाने पे घटती हैं। तो जितना बारिश कोलकाता में होती है उससे कम बारिश बिहार में होती है, उससे कम बारिश जो है उत्तर प्रदेश में होती है, और उससे भी कम बारिश जो है दिल्ली में होती है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि जो गंगा की घाटी में पूर्व से पश्चिम की ओर जाने पर वर्षा की मात्रा घटती जाती है। कारण क्या है, कारण यह है कि जो नमी प्राप्त किया था इन पवनों ने, मानसून पवनों ने, कहाँ से, तो बंगाल की खाड़ी से, वो उनकी मात्रा में धीरे धीरे कमी आने लगती है। इस वजह से जो है बारिश की मात्रा घट जाती है। फिर यहाँ पे जो है मानसून की वापसी के बारे में देख लेते हैं। तो मानसून की वापसी, परिवर्तनीय मौसम। तो अक्टूबर नवंबर के दौरान दक्षिण की तरफ सूर्य के आभासी गति के कारण मानसून गर्त या निम्न दाब वाला क्षेत्र, गर्त जो है ये उत्तरी मैदानों के ऊपर शिथिल हो जाता है। धीरे धीरे उच्च दाब प्रणाली इसका स्थान ले लेती है। दक्षिण पश्चिम उच्च मानसून जो है शिथिल पड़ जाते हैं और धीरे धीरे पीछे की ओर हटने लगते हैं। अक्टूबर के प्रारंभ में मानसून पवनें उत्तर के मैदान से हट जाती हैं। तो यहाँ पे जो है आपको एक चीज़ समझना है, वह कि निम्न दाब वाला जो क्षेत्र है, निम्न दाब वाला गर्त है, इस ये क्या है। और अगर हम बात करें यहाँ पे, तो ये आपका 0 डिग्री भूमध्य रेखा हो गया, और यहाँ 5 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक और 5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश तक ये जो क्षेत्र होता है काफ़ी ज़्यादा गर्म होता है। और सबसे ज़्यादा यहाँ पे जो है कह सकते हैं सूर्य की जो किरणें होती है लंबवत पड़ती हैं, और इस क्षेत्र को हम जो इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन बोलते हैं, ITCZ बोलते हैं। और यह जो है क्या होता है, लो प्रेशर जोन होता है, लो प्रेशर जोन होता है। और जो है ये सूर्य के उत्तरायण और दक्षिणायन के साथ में जो है ये शिफ्ट होता रहता है। यानी जब सूर्य का कह सकते हैं जब उत्तरायण होता है, जब सूर्य का उत्तरायण होता है, तो ये जो है शिफ्ट होकर कहाँ पहुँच जाता है, गंगा के मैदान में पहुँच जाता है। और इसी को जो है यहाँ पे, और ये जो लो प्रेशर सेंटर रहता है गंगा के मैदान वाले भाग में पहुँच जाता है लगभग, तो ये उत्तरी मैदानों में पहुंच जाता है, और इस वजह से जो है भारत में बारिश होती है। लेकिन जब सूर्य का दक्षिणायन चालू होता है तो धीरे धीरे जो ये लो प्रेशर सेंटर रहता है ये भारत के जो उत्तरी मैदान है वहाँ से हट जाता है, यानी नीचे की तरफ शिफ्ट कर जाता है, दक्षिण की तरफ शिफ्ट कर जाता है। तो इस प्रकार जो मानसून पवनें होती हैं वो धीरे धीरे कमज़ोर पड़ जाती हैं, और यहाँ पर फिर जो है ठंडी आने लगती है। और फिर यहाँ पर जो है भारत का जो भारत मैदान है, ये सब क्षेत्र प्रायद्वीपीय भारत, यहाँ पे जो है हाई प्रेशर सेंटर आने लगता है। इस प्रकार जो है जो मानसून पवनें रहती है धीरे धीरे भारत को छोड़ देती हैं, यहाँ से निकल जाती हैं। तो वही आपको यहाँ पे बताया गया है। और इस जो लो दाब का लो प्रेशर सेंटर रहता है उसको हम क्या बोलते हैं, मानसून गर्त, मानसून ट्रफ बोलते हैं, मानसून ट्रफ। और ये निम्न दाब वाला गर्त बोलते हैं। और ये जनरली अगर देखा जाए तो भूमध्य रेखा से 5 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 5 डिग्री दक्षिण अक्षांश में होता है। लेकिन सूर्य के उत्तरायण होने के कारण ये गंगा, भारत के जो है गंगा के मैदान तक भी पहुंच जाता है। तो इस वजह से जहाँ जहाँ ये पहुंचेगा वहाँ पे जो है लो प्रेशर सेंटर उत्पन्न होगा, और लो प्रेशर सेंटर उत्पन्न होने पर हाई प्रेशर जो है हिंद महासागर से पवनों को आकर्षित करता है, और फिर इस प्रकार भारत में बारिश होती है। और जब दक्षिणायन होता है तो धीरे धीरे जो है जो लो प्रेशर सेंटर है भारत को छोड़ देता है, और फिर इसका जो लो प्रेशर सेंटर नीचे शिफ्ट हो जाता है। इस वजह से भारत में सर्दी आ जाती है, और इस प्रकार हाई प्रेशर जो है सर्दियों में भारत में आ जाता है। और इस प्रकार जो है देखा जाए तो उच्च दाब प्रणाली जो है आ जाती है, दक्षिण पश्चिम मानसून शिथिल पड़ जाते, कमज़ोर पड़ जाते और धीरे धीरे पीछे हटने लगते हैं। अक्टूबर के प्रारंभ में मानसून पवनें उत्तर के मैदान से हट जाती हैं। फिर आगे बढ़ते हैं। अक्टूबर एवं नवंबर का महीना गर्म वर्षा ऋतु से शीत ऋतु में परिवर्तन का काल होता है, ये पता ही है सबको। मानसून की वापसी होने तक आसमान साफ एवं तापमान में वृद्धि हो जाती है, और बाकी जो है स्थल अभी भी आर्द्र होता है। कम उच्च तापमान एवं आर्द्रता वाली अवस्था के कारण दिन के मौसम असह्य हो जाते हैं। इसे सामान्यतः क्वार की उमस का नाम से जाना जाता है, कि जब बारिश होता है तो आप देखते हैं कि काफ़ी ज़्यादा उमस होता है। और अक्टूबर के उत्तरार्ध में विशेषकर उत्तरी भारत में तापमान तेज़ी से गिरने लगता है, और अक्टूबर तक आपने देखा होगा कि जो एक उमस होती है फिर धीरे धीरे वो कम होने लगता है, क्योंकि टेम्परेचर धीरे धीरे घटने लगता है और फिर ठंडी आने लगती है। और यहाँ पे प्रश्न पूछा गया था परीक्षा में, मासिनराम विश्व में सबसे अधिक वर्षा वाला क्षेत्र है तथा स्टेलेग्माइट और स्टेलेक्टाइट गुफाओं के लिए प्रसिद्ध है। तो प्रश्न पूछा गया था कि स्टेलेग्माइट और स्टेलेक्टाइट आकृतियाँ कहाँ पाई जाती हैं, स्थलाकृतियाँ कहाँ पाई जाती हैं, तो ये मासिनराम में पाई जाती हैं।
और ये प्रश्न हमने भूगोल में किए थे। तो आप देख रहे हैं कि कितने सारे प्रश्न आपको जो है एनसीईआरटी से डायरेक्ट पूछे गए हैं, और इसलिए यहाँ पे जो जो आपको मैंने महत्वपूर्ण चीज़ों को बताया है वो आप जो है ध्यान रखिएगा, बस उसी से आपके प्रश्न हो जाएंगे। फिर आगे बढ़ते हैं। और नवंबर के प्रारंभ में बहुत महत्वपूर्ण है, उत्तर पश्चिम भारत के ऊपर निम्न दाब वाली अवस्था बंगाल की खाड़ी पर स्थानांतरित हो जाती है। यानी नवंबर के प्रारंभ में जो उत्तर पश्चिम भारत के ऊपर निम्न दाब था वो बंगाल की खाड़ी पर आ जाता है, और वो लो प्रेशर जो है मतलब समुद्र में होने के कारण यहाँ पे जो चक्रवाती निम्न दाब से संबंधित होता है। तो यहाँ पे चक्रवात आने लगते हैं, और लो प्रेशर सेंटर जब जल में होता है, समुद्र में होता है, तो वहाँ पे जो चक्रवात उत्पन्न होता है, और ये फिर जो है क्या करते हैं, अंडमान सागर के ऊपर उत्पन्न होते हैं, और ये चक्रवात समांतर भारत के पूर्वी तट को पार करते हैं, जिनके कारण व्यापक एवं भारी वर्षा होती है। तो प्रश्न पूछा गया था कि उष्णकटिबंधीय चक्रवात किसको ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। तो जो उष्णकटिबंधीय चक्रवात है, तो आपका आंसर था कोरोमंडल तट। तो ये आपका जो कोरोमंडल तट है, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु का जो तट है उसको हम कोरोमंडल तट बोलते हैं। तो ये भी आप ध्यान रखिएगा। और यहाँ से जो चक्रवात उत्पन्न होते हैं, तो फिर ये जो है आते आते जो है इस प्रकार ये जो है आप कोरोमंडल तट पे जो है सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। तो यह प्रश्न पूछा गया था जिसको हमने डिस्कस किया था। और ये कुछ उष्णकटिबंधीय चक्रवात विनाशकारी होते हैं। गोदावरी, कृष्णा तथा कावेरी नदियों के सघन आबादी वाले डेल्टा प्रदेशों में अक्सर चक्रवात आते हैं, और जिसके कारण बड़े पैमाने पर जान और माल की क्षति होती है। और एक चीज़ आपको ये भी ध्यान रखना कि चक्रवात जैसे जैसे समुद्र तक रहते हैं तो इनको बहुत ज़्यादा इनमें ताकत होती है, बहुत ज़्यादा इनमें एनर्जी होती है, बहुत ज़्यादा नुकसान करते हैं। जैसे जैसे स्थल में पहुँचते हैं तो धीरे धीरे इनकी जो शक्ति होती है वो क्षीण होने लगती है, और इनको जो है लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन होता है, एक कॉन्सेप्ट होता है। तो जो उनको ऊर्जा होती है उसी से मिलती है, लेकिन जब ये स्थल पे पहुँचते हैं तो वहाँ पे उनको जो है कह सकते हैं नमी नहीं मिलती है, और नमी नहीं मिलने की वजह से उसमें उनका धीरे धीरे क्षीण होने लगते हैं। तो आपको ध्यान रखना कि जो स्थल पे पहुँचते पहुँचते धीरे धीरे क्षीण होने लगते हैं। और यहाँ दिया गया है कोरोमंडल तट पर अधिकतर वर्षा इन्हीं चक्रवातों तथा अवदाबों से होती है। इसीलिए प्रश्न पूछा गया था कि सबसे ज़्यादा नुकसान कहाँ पे होता है, तो जहाँ बारिश होगी, यानी कोरोमंडल तट पर अधिकतर वर्षा चक्रवातों से होती है। तो इस वजह से जो है उष्णकटिबंधीय चक्रवातों से सबसे ज़्यादा नुकसान कोरोमंडल तट पर होता है। अब वर्षा का वितरण देख लेते हैं। पश्चिमी तट के भागों एवं उत्तर पूर्वी भारत में लगभग 400 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा होती है, किंतु पश्चिमी राजस्थान एवं इससे सटे पंजाब, हरियाणा और गुजरात के भागों में 60 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा होती है। और यहाँ पे जो है दक्षिणी पठार के आंतरिक भागों और सह्याद्री के पूर्व में भी वर्षा की मात्रा समान रूप से कम होती है। तो ये आपको जो है वेरिएशन दिखाया गया कि एक समान वर्षा भारत में नहीं होती है। और सह्याद्री जो किसको बोलते हैं, तो जो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि एक साइड हमने देखा था कि वेस्टर्न घाट्स हैं और दूसरे साइड ईस्टर्न घाट्स हैं। तो वेस्टर्न घाट पश्चिमी घाट हैं, तो पश्चिमी घाट जो महाराष्ट्र में है उनको हम सह्याद्री बोलते हैं। तो आपको ध्यान रखना है परीक्षा दृष्टि से। आगे बढ़ते हैं। फिर आपका जो है इस प्रश्न पे आ जाते हैं। प्रश्न है आपका, नीचे दिए गए स्थानों में किस स्थान पर विश्व में सबसे अधिक वर्षा होती है। तो हमने देखा है कि सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ होती है, तो मासिनान आपका आंसर हो जाएगा। फिर ग्रीष्म ऋतु में उत्तरी मैदानों में बहने वाली पवन को क्या कहते हैं, तो ग्रीष्म ऋतु में उत्तरी मैदानों में बहने वाली पवन को हम किस नाम से जानते हैं। तो इस प्रश्न का आपको जो है आंसर कमेंट करके बताना है, हमने डिस्कस किया है। फिर भारत में मानसून का आगमन लगभग निम्नलिखित में से कब होता है। तो भारत में मानसून का आगमन जो है ये जून के प्रारंभ में होता है, हमने देखा है 1 जून को ये केरल के तट पर आता है। फिर है कि निम्नलिखित में से कौन सी भारत में शीत ऋतु की विशेषता है। तो शीत ऋतु के बारे में आप जानते हैं, तो आप इस प्रश्न को बताने की आवश्यकता मुझे नहीं लगती है। फिर अब इसके बाद जो है आपका जो है 1-2 चैप्टर और बचे हैं भूगोल एनसीईआरटी में, वो उतने इम्पॉर्टेंट नहीं है लेकिन प्रश्न पूछे गए हैं तो हम उससे भी कवर कर लेंगे। 5वां चैप्टर आपका महत्वपूर्ण है, उसको करा दिया जाएगा। 6ठा उतना महत्वपूर्ण नहीं है, देखते हैं, और बाकी उससे जो है कुछ शॉर्ट नोट्स दे देंगे। और इसके अलावा जो भूगोल 10th एनसीईआरटी है, भूगोल 10th एनसीईआरटी है, वो आपको ध्यान रखना है। और उसको जो है उसको भी हम इसके बाद जब ये कक्षाएं समाप्त हो जाएंगी तो आपको ये पूर्ण करा देंगे। और इसलिए आप जो पीआरटी भूगोल और साथ में 6 से 8 भूगोल और साथ में टीजीटी भूगोल, ये सब कक्षाएं बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही आधारभूत कक्षाएं हैं। और आप अपने प्रीवियस ईयर प्रश्न देखेंगे तो आप पाएंगे कि जो प्रश्न आपके पूछे गए एनसीईआरटी से पूछे गए, इसलिए एनसीईआरटी की तैयारी करना बहुत ज़रूरी है। और बगैर एनसीईआरटी के जो बीपीएससी के एग्जाम नहीं निकाले जा सकते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का हमेशा एक लिमिटेशन होता है, आप कितने भी प्रश्न कर जाइए, लेकिन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से क्या होता है कि आपको आइडिया हो जाता है, कई सारे क्वेश्चन सही भी हो जाते हैं, लेकिन अगर आप एनसीईआरटी पढ़ के जाएंगे
तो आपका फ़ायदा ही फ़ायदा होता है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद साथियों।